हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 5 ऐसे रीजंस कि आप अभी तक स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाए। आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं बट स्टिल आप उस कंडीशन में नहीं पहुंच पाए कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न कर सकें। इसके 5 बेसिक रीजंस हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रीजन नंबर 1, आपको लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। आप अपने 20% या 30% नॉलेज को स्टॉक मार्केट के 100% नॉलेज समझ लेते हैं। ये टेंडेंसी या ये ट्रेड बेसिकली बिगनर्स के साथ होती है। वो या तो कोई इंडिकेटर सीख लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट पूरी की पूरी उस इंडिकेटर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लीजिए RSI। हम सबको पता है कि RSI अगर 60 के ऊपर जाता है तो हमें बाई करना है और 40 के नीचे जाता है तो हमें सेल करना है। ये हम हर किसी को पता है। बट क्या हो अगर मान लीजिए निफ्टी 16,990 में है, मार्क माय वर्ड्स 16,990 में है, बस 10 पॉइंट दूर 17,000 से, और 17,000 एक बहुत ही मैसिव रेजिस्टेंस है। तो क्या कोई भी कॉमन इन्वेस्टर कोई भी कॉमन ट्रेडर क्या उस वक्त कॉल बाई करेगा या उस स्टॉक को बाई करेगा जिसमें यह कंडीशन आ रही है? कोई नहीं करेगा। बट आपको पता है जिस इंसान ने सिर्फ उस इंडिकेटर को सीखा है, यानी कि सिर्फ मान लीजिए RSI को सीखा है, उसे ना तो रेजिस्टेंस का पता, उसे ना तो सपोर्ट का पता, तो वो इंसान जरूर बाई करेगा। और उसके बाई करते ही निफ्टी जैसे ही 17,000 में टच करेगी वहां से वो रिजेक्शन फेस करेगी और उसे लगेगा कि यार मैंने सही तो बाई किया था, RSI ने 60 के ऊपर बाइंग सिग्नल तो दी थी, बट मुझे लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बस 10 पॉइंट ऊपर ही था। तो इसीलिए सिर्फ इंडिकेटर का यूज करना या सिर्फ इंडिकेटर के बारे में जानना और ऐसा सोचना कि यार यही काफी है, ये सबसे गलत तरीका है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। रीजन नंबर 2, यूजिंग अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5-5, 6-6 इंडिकेटर्स तक यूज करते हैं। जैसे कोई RSI यूज कर रहा है, MACD, बॉलिंजर बैंड, इचिमोकू क्लाउड, मूविंग एवरेज और पता नहीं क्या क्या। उन्हें ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स होंगे उतनी ज्यादा कंफर्मेशन और उतनी ज्यादा श्योरिटी होगी। बट वो ये चीज भूल जाते हैं कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स होंगे उतनी ज्यादा फिल्टर्स उस स्टॉक पे लग जाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो 5 इंडिकेटर्स यूज करता है। पहले 3 में कंफर्मेशन आ चुकी है, यानी कि एक बाई सिग्नल जनरेट हो चुका है, बट बाकी बचे 2 में ना बाई सिग्नल अभी तक आया नहीं है। तो आपको क्या लगता है वो इंसान सिर्फ उस 3 सिग्नल्स को देखकर बाई कर लेगा? जी नहीं। अगर उसने 5 इंडिकेटर्स लगाए हैं तो वो वेट करेगा उन 5 में कंफर्मेशन आने की, और जब तक उन 5 में कंफर्मेशन आती है तब तक उसकी एंट्री बहुत लेट हो जाती है। और उस लेट एंट्री होने की वजह से वो उस जगह एंट्री लेते ही उस स्टॉक या उस ऑप्शन के प्राइस नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। ये इसमें दोष इंडिकेटर्स का नहीं है, इसमें दोष उसके एंट्री के टाइमिंग का है। क्योंकि आप जितने इंडिकेटर्स यूज करेंगे, आप 5 क्यों कर रहे हैं, आप 8 करिए अगर आपको बहुत सारे कंफर्मेशन चाहिए तो। नहीं, इस तरीके से नहीं चलता है। आप या तो 1 या तो 2 इंडिकेटर यूज करिए और उन 2 ही इंडिकेटर्स पे पूरी मास्टरी कीजिए। इंडिकेटर्स इस तरह से काम करते हैं, ना कि 10-10, 12-12 इंडिकेटर्स लगा लेने से आपका ट्रेडिंग कोई बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आई होगी। पॉइंट नंबर 3, आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता ही नहीं है। हम में से काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें प्राइस एक्शन के बारे में या तो बिल्कुल नहीं पता, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइस एक्शन का बस नाम सुना है कि हाँ ये भी कोई ट्रेडिंग का तरीका होता है। तो जो प्राइस एक्शन के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि प्राइस एक्शन इज द मदर ऑफ ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है जिसकी एक्यूरेसी ट्रेडिंग में सबसे हाई है। प्राइस एक्शन में बेसिकली हम प्राइस के पैटर्न्स को देखकर उसके आने वाले मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करते हैं, और ये 95% एक्यूरेसी कैरी करती है। मैं प्राइस एक्शन को एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो 100 रुपए में है, वो 100 रुपए से नीचे गिर के 80 रुपए में आती है, थोड़ी सी उससे ऊपर उठती है लगभग 85 रुपीज तक, और वो वापस से एक बार 80 रुपए के आसपास आती है। तो जितने भी जनरल ट्रेडर्स हैं उन्हें ये लगता है कि यार ये स्टॉक उठने की कोशिश कर रही थी ऊपर, बट ये ऊपर उठ नहीं पा रही है। शायद इस स्टॉक में अब बुलिशनेस नहीं रहा, या फिर इस स्टॉक में अब ऊपर जाने का दम नहीं रहा। तो मे बी ये स्टॉक अब 80 रुपए से नीचे आएगी। उसी से अलग जिस इंसान को प्राइस एक्शन के बारे में पता है, उसे पता चल जाएगा कि शायद यहाँ पे डबल बॉटम सेटअप बन रहा है। डबल बॉटम सेटअप का मतलब मैं आपको बता दूं कि एक बार उसने 80 रुपए में सपोर्ट ले लिया, अगर एक बार फिर वो 80 रुपए पे सपोर्ट लेता है तो ये स्टॉक ऊपर जाएगी। इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको समझाता हूँ।
सेलर्स ने 100 रुपये की स्टॉक को सेल करके 80 रुपये तक पहुंचा दिया। अब 80 रुपये में जब वो देखते हैं कि हमें काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है, तो अब वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, यानी कि अपने पोजीशंस को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सेलर्स के कंपैरिजन में बायर्स फिर भी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सेलर्स अपने पोजीशन से हट रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो कंपैरेटिवली बायर्स ज़्यादा दिखते हैं। इसी वजह से प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बायर्स ज़्यादा होंगे और सेलर्स कम होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, और अगर सेलर्स ज़्यादा होंगे और बायर्स कम होंगे तो प्राइस नीचे जाती है। यहाँ सेलर्स कम होने की वजह से प्राइस थोड़ी ऊपर जाती है, बट फिर भी इनफ बायर्स नहीं होने की वजह से प्राइस एक बार फिर से नीचे जाती है। तो पहले अटेम्प्ट में, यानी कि पहली बार 80 रुपये पहुँचने पर जितने भी बायर्स ने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था, वो सोचते हैं कि एक बार फिर से ये 80 रुपये टच कर जाए, हम बिल्कुल ले लेंगे इस शेयर को। तो एक बार वापस से जब वो 80 रुपये टच करती है वो शेयर्स, तो बहुत सारे बायर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है सपोर्ट का कॉन्सेप्ट कि पहली बार 80 रुपये में जितने बायर्स ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी थी, वो वेट करते हैं कि एक बार फिर से वो 80 रुपये आ जाए और हम उसे ज़रूर खरीद लेंगे। तो यहाँ पे जब वापस से वो प्राइस 80 रुपये टच करती है तो बहुत से बायर्स आ जाते हैं, और बायर्स ज़्यादा होने की वजह से वो प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट डबल बॉटम का, और ये कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन से ही समझ आता है। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि इस सिचुएशन में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करती, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स पोजीशन है। इंडिकेटर्स एक सिंपल पोजीशन में भले ही काम कर लें, बट इस तरीके के कॉम्प्लेक्स पोजीशन में प्राइस एक्शन ही काम आता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप मार्केट में बिना सीखे आते हैं तो आपसे वो लोग पैसा कमाएंगे जो मार्केट में सीख कर आए। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी। पॉइंट नंबर 4, आप स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करते। स्टॉप लॉस हिट होने के मेनली 2 रीजंस हैं। पहला, तो आपकी एनालिसिस उस ट्रेड को लेकर बिल्कुल गलत थी, और दूसरा कि आपकी एनालिसिस तो बिल्कुल सही थी बट मार्केट आपके अगेंस्ट में रिएक्ट कर गई। तो जब मार्केट आपके अगेंस्ट में रिएक्ट कर जाती है तो बेहतर है कि थोड़ा सा लॉस लेकर उस मार्केट से जल्द एग्जिट कर जाए, और जो वो थोड़ा सा लॉस लेकर आप एग्जिट करते हैं उसे ही कहते हैं हम स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस को समझने का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए आप जंगल में जाते हैं और आप किसी शेर को देखते हैं। आप उस शेर में एक जाल फेंकते हैं। 2 चीज़ होगी, या तो वो शेर उस जाल में फंस जाएगा या फिर वो उस जाल को छुड़ाकर बाहर निकल जाएगा। अगर वो इस जाल में फंस जाता है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर वो उस जाल को तोड़कर बाहर निकल जाता है तो आप क्या करेंगे? जाहिर आप एक ही काम करेंगे कि आप वहाँ से भागेंगे। तो यही एटीट्यूड आप मार्केट में क्यों नहीं रखते हैं? अगर आप मार्केट में एक जाल फेंकते हैं, यानी एक ट्रेड लेते हैं, और मार्केट आपके उस जाल में फंस जाता है, यानी कि आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल निकल रहा होता है, तो बहुत ही अच्छा है, आप प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। बट अगर मार्केट जाल तोड़कर बाहर निकल जाता है, यानी कि मार्केट अगेंस्ट में रिएक्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो वही करना चाहिए आपको जो आप उस जंगल वाले सिचुएशन में कर रहे हैं, कि आपको थोड़ा सा लॉस लेकर बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये जो थोड़ा सा लॉस है ना, जंगल में खरोच के बराबर है, कि आप शेर से बच के भागने की कोशिश करेंगे तो मे बी आपको 2-4 खरोच लग जाए। बट उसी तरीके से मार्केट में जब आप मार्केट से बच कर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको छोटे मोटे लॉस हो जाए, बट ये छोटा लॉस लेना बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एक बड़ा लॉस लेने से, जिससे आपकी कैपिटल या तो आधी हो जाएगी या तो वाइप आउट ही हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये इंपॉर्टेंस समझ आई होगी स्टॉप लॉस की। रीज़न नंबर 5, आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन ही नहीं करते। देखिए, हम पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को ठीक तो नहीं कर सकते, बट पास्ट में की हुई गलतियों से हम सीख तो सकते हैं। बट उन गलतियों से सीखेंगे तो तब जब हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, और उसी गलतियों को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल बनाना। तो अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना नहीं आता है, तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना भी सिखा देता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत ही सिंपल है। इसमें आप कुछ कॉलम्स बनाते हैं, और पहले कॉलम में आप डेट लिखते हैं। दूसरा आप लिखेंगे कि आपने उस स्टॉक या ऑप्शन की कितनी क्वांटिटी खरीदी और किस प्राइस पे खरीदी, और कितनी क्वांटिटी बेच दी और किस प्राइस पे बेची। उसके बाद आप लिखेंगे उसका रिजल्ट, कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, आप उसका रीज़न अगले कॉलम में लिखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। मान लीजिए मैंने 27 जनवरी को विप्रो के 500 शेयर्स लिए, वो भी 600 रुपये में, और मैंने उन सारे शेयर्स को 580 रुपये में बेच दिए, यानी कि मुझे 20 रुपये का लॉस हुआ।
तो यहाँ पे मैं रिजल्ट में लॉस लिख दूंगा। अब रीज़न में मैं लिखूंगा कि टेकिंग लेट एंट्री ड्यू टू टू मेनी इंडिकेटर्स। तो इससे मैंने सीखा कि मुझे बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं रखने चाहिए। तो जब आप बहुत बार इन चीज़ों को देखोगे तब आपको एक समझ आएगा कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल में असल कमी कहाँ है। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से एक चीज़ की गारंटी तो मैं आपको दे ही सकता हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते होंगे तो आप स्टॉप लॉस यूज़ करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब आप बार बार उस रीजन वाले कॉलम में लिखेंगे ना, लॉसेस ड्यू टू नॉट मेंटेनिंग स्टॉप लॉस, लॉसेस ड्यू टू नॉट मेंटेनिंग स्टॉप लॉस, ये चीज़ें आप बार बार लिखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि यार मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में एक गलती तो हमेशा जो कि कंसिस्टेंटली हो रही है वो है स्टॉप लॉस ना यूज़ करना। तो उसके बाद आप खुद समझेंगे स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस को और आप खुद स्टॉप लॉस यूज़ करना शुरू करेंगे। तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए, अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एक चीज़ तो श्योर है कि आप एक सीरियस ट्रेडर हैं। तो आपको मैं एक बोनस पॉइंट दे देता हूँ कि कभी भी ओवर ट्रेड मत कीजिएगा। ओवर ट्रेड बेसिकली दो रीजंस की वजह से होता है। पहला तो या तो आप उस दिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल थे, या दूसरा कि आप उस दिन कंसिस्टेंटली लॉस में थे। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने की वजह से आप बहुत खुश होते हैं और कंसिस्टेंटली लॉस में होने की वजह से आपके पास आपकी दो इमोशंस एक्टिवेट हो जाती हैं। पहला सैडनेस और दूसरा एंगर। ये तीनों इमोशंस जितने भी है ना, एक्सट्रीम इमोशंस हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस और एंगर। आपको एक बात पता होगा कि किसी भी एक्सट्रीम इमोशन में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस वक्त आपकी डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, बिल्कुल वीक होती है। तो इसीलिए अगर आप मान लीजिए कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो गए, यानी कि आपने दिन में टारगेट रखा कि मुझे 3000 कमाना है और आपने 3000 कमा लिया, तो उसी वक्त लैपटॉप बंद कर दीजिए। और आप अगर 3 बार से ज़्यादा, याद रखिए 3 ट्रेड से ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, यानी कि तीनों ट्रेड में आप कंसिस्टेंटली लॉस करते हैं, तो उस वक्त भी उस दिन के लिए ट्रेड करना बंद कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, आज मेरा दिन नहीं है। क्योंकि यही मार्केट को रिस्पेक्ट देना होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप हर दिन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए क्योंकि बहुत से बड़े बड़े ट्रेडर्स भी ऐसे होते हैं जो किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। तो उस दिन अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, आज मेरा दिन नहीं है और आप उस वक्त लैपटॉप बंद करके उठ जाइए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर आप लॉस में हैं तो आपके दोस्त क्या ही प्रॉफिटेबल होंगे। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।